हेलो गर्ल्स। कल अपन भारतीय संविधान की विशेषताएं राजनीति विज्ञान के भाग ब का पहला पाठ जो है वो पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत अपने 5 विशेषताएं जो थी भारतीय संविधान की वो पढ़ ली थी। पहली, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी, प्रस्तावना। फिर विशाल संविधान। फिर है लिखित एवं निर्मित संविधान। फिर है संसदीय शासन व्यवस्था। और उसके बाद में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तक पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे भारतीय संविधान की 7वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। लोक कल्याण नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? लोक कल्याणकारी सरकार है, उसके पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं। मतलब सरकार क्या क्या करेगी लोक कल्याण के लिए वो इसमें होता है। और इसके लिए न्यायालय में यदि ये जो स्थिति है वो पूरी नहीं होती है तो इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते और सरकार भी उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार बनने के लिए सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनके हिसाब से चले। इसके बाद में 8वां पॉइंट है समाजवादी राज्य। मूल संविधान में नहीं था ये समाजवादी शब्द, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। यह शब्द जो है विचारधारा और राज्य व्यवस्था को नई दिशा के लिए इसको प्रस्तावना में शामिल किया गया, ताकि इसकी प्रस्तावना में ये हो जाए कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। इसके बाद में वयस्क मताधिकार 9वां पॉइंट है। वयस्क मताधिकार, प्रत्येक नागरिक को मत का अधिकार है बिना किसी भेदभाव। जो भारत का नागरिक है उसको मत देने का अधिकार है। मूल संविधान में ये उम्र 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 20 दिसंबर 1988 को, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र कर दी है। भारत में वयस्क मताधिकार वर्तमान में 18 वर्ष की उम्र पर होते ही भारतीय जनता को या भारतीय नागरिक को वो अधिकार मिल जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या मजहब का हो। इसके बाद में 10वीं विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष ये भी मूल संविधान में शामिल नहीं था। धार्मिक स्वतंत्रता, इसके मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, किसी समुदाय को विशेष मान्यता नहीं होती है। कोई भी धर्म है उसको संविधान या देश के द्वारा विशेष मान्यता नहीं होती है। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होते हैं। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं, किंतु 42वें संविधान संशोधन में इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय इसको पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके लिए श्री वेंकटरमन ने कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक है, न धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक कार्यों एवं सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है। धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने एवं पालन करने का अधिकार है। इसके बाद में अगला पॉइंट है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज मतलब एक अप्रतिम, जो कल मैंने कहा था अप्रतिम बनाते हैं, वो अप्रतिम किस लिए है कि ये संविधान है भारत की जनता की आकांक्षाएं, जो इच्छाएं आकांक्षाएं होती है उनके अनुरूप बनाया गया है। भारतीय जो समाज मूल्य है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, उनको ध्यान रखा गया है। और संविधान जो बनाने वाले हैं उन्होंने दूरदृष्टिता, मतलब कई सालों के आगे का सोच के उसको बनाया है। मतलब यह दूरदृष्टिता का द्योतक है। भारतीय संविधान को दक्षिण अफ्रीका ने एक मॉडल संविधान के रूप में अपनाया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए भारतीय संविधान को एक मॉडल के रूप में लिया है। इसलिए ये एक विलक्षण दस्तावेज है। 12वां है एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। मतलब दोनों गुण है, एकात्मक भी है और संघात्मक है, दोनों का संयोग है। अजीब मतलब विशेष प्रकार का दोनों में सहयोग है जो भारतीय संविधान में देखने को
मिलता है। भारत संघात्मक राज्य है, भारत एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक राज्य के स्थान पर इसमें लगता है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ। पहले ही अनुच्छेद में, पहला अनुच्छेद जो है उसमें भारत को राज्यों का एकक, मतलब अनेक राज्य मिलकर एक एकक बनाते हैं, जिसे वर्तमान में राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है। वर्तमान में इसे कहते हैं राज्यों का संघ। राज्यों को स्वायत्ता के साथ, राज्यों को स्वायत्ता है कुछ हद तक, लेकिन स्वायत्ता के साथ साथ केंद्र को प्रभावी बनाया गया है। स्वायत्ता तो है, लेकिन जो केंद्र है उसको थोड़ा अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसलिए कानून बनाने का काम है वो 3 सूचियों के अनुसार होता है। ठीक है, कौन कौन सी? संघ सूची जो जिस पर केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन जो केंद्र का कानून होता है वो यदि उसी विषय पर बना है तो केंद्र वाला कानून प्रभावी माना जाएगा। अब संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं? आपातकाल है, इकहरी नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्य पुनर्गठन जो है होता है वो होता है, राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति है, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता है, राज्यों का अपने पास ज्यादा कोई फंड नहीं होता है, इसलिए राज्य भी किस पर निर्भर होते हैं? केंद्र पर निर्भर होते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति भी यही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा राज्य सूची है उसमें पुलिस, लोकल स्थानीय जो पंचायती राज होता है वो, खान विभाग, ये विभाग जो राज्य सूची में आते हैं, और कई ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू, जो भारतीय संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होते हैं। इस प्रकार भारत में एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, मतलब संघात्मक होते हुए भी एकात्मक के इसमें गुण है, या एकात्मक होते हुए भी संघात्मक के गुण इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता एवं जनता के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का सृजन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या है कि जो कानून है उनकी रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, सबसे बड़ा संविधान, उसकी सर्वोच्चता एवं लोगों के हितों की, जनता के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था का गठन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, संसद में यदि न्यायाधीश अपना काम सही नहीं करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि वो कानून बनाती है तो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, मतलब उस कानून की समीक्षा की जाती है कि ये कानून सही है कि नहीं है, फिर उस कानून को अवैध भी ठहरा सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था, न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस क्रिया द्वारा ये भी अधिकार न्यायालय को है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का अवलोकन करे, समीक्षा करे, और उसको यदि अवैध होने पर, उसको यदि सही नहीं है तो उसको अवैध भी घोषित करे। इसके अलावा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो मूल अधिकार दिए गए हैं संसद द्वारा भारतीय नागरिकों को, उनकी रक्षा के लिए न्यायालय काम आता है। अनुच्छेद 32 है, जो 5 से लगाकर 32 जो उसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 में पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो किसी ने अपराध नहीं किया फिर भी उसको बंदी बना दिया गया है, तो उस समय ये बंदी प्रत्यक्षीकरण करना, उसको फ्री कर दिया जाता है और उसको स्वतंत्रता का अधिकार जो उसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। अधिकार पृच्छा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है, ये भी एक अधिकारों के जो हनन होता है उस समय ये जारी किया जा सकता है। इस प्रकार अपन ने 13 जो भारतीय संविधान की विशेषताएं वो पढ़ ली है। आगे वाली विशेषताएं अगले अध्याय में।